हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट 22 जून 2021 के करंट अफेयर। तो बेस्ट इमेजेस आप यहां पे देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और गाइस, वीडियो को लाइक यार जरूर कर दिया करें। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर किया करें। और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, करियर्स क्लाउड को, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद 1 साल या फिर 2 साल की वैलिडिटी के साथ करंट अफेयर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। इवन आप एक बार चेक करेंगे, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों 90 से 95% तक हम वो करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम क्यों ना हो आपका। हम आपको ये करंट अफेयर्स किस तरह से देंगे। हम आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर और एक क्विज होगा, जो कि आप हर रोज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट होगा वीकली करंट अफेयर, जो कि हर हफ्ते आपको 3 तरह के सेक्शंस देंगे। पहले में डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर, एक होगा क्विज, जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। फिर होगा मंथली सेक्शन। मंथली में 4 तरह की पीडीएफ मिलेंगी, डिटेल पीडीएफ, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पीडीएफ, टॉप 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक पॉकेट पीडीएफ। ये करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइनर 3 लाइनर में इसको यूज करोगे। और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको प्रोवाइड करें टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज हैं वो सारी एक ही पीडीएफ फाइल से करना चाहते हैं, तो आप इनका यूज करें। और अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं, मतलब बैंकिंग का एग्जाम देंगे, तो आपको 3 चीजें मिलेंगी, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर और एक क्विज सेक्शन, जो कि हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। और फ्रेंड्स, अगर आप जितना भी करंट अफेयर अभी तक जा चुका है, जितना भी जनवरी से लेकर अभी जून तक हो चुका है, वो सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो, तो एग्जाम पीडीएफ को उठा लें। और आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा। इसमें डिटेल तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हम स्टेट करंट अफेयर्स को भी कवर कर रहे हैं। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनका यूज कर सकते हैं। तो गाइज, ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रही हैं। सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन कर लेना है और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप को परचेज कर सकते हो। और इसके ऊपर भी हम आपको जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं 10% एक्स्ट्रा। उस कम प्राइस के ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे। और गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें भेज दें और इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 22 जून 2021 का। लेकिन उससे पहले यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज शुरुआत करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और आपके लिए एक नई शुरुआत आज मैं करने जा रहा हूं। इंग्लिश क्वेश्चन के साथ आपको आज हिंदी से भी क्वेश्चन जो है वो मिला करेंगे। ऑप्शन हिंदी में देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एज सच हिंदी में ऑप्शन या इंग्लिश में ऑप्शन वो सेम ही है मेरे ख्याल से, उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन आपको जरूर हिंदी में साथ में मिला करेगा, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड विद द सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी हाईएस्ट अवार्ड ओपन सोसाइटी प्राइज 2021। तो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज है जो कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। और इस अवार्ड का जो नाम है वो क्या है, ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 अवार्ड। और ये किसको मिला है, ये मिला है दोस्तों के शैलजा को। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि के शैलजा जो हैं वो कौन है। वो एक टीचर भी हैं और साथ में केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी हैं दोस्तों। क्या हैं, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी रही हैं। तो जब वो हेल्थ मिनिस्टर थी, आप कह सकते हो, उसके बाद भी जो है वो उन्होंने जो है लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो बहुत अच्छे से निभाई हैं। पब्लिक डोमेन में उन्होंने हेल्थ से रिलेटेड बहुत से काम किए हैं, लोगों की जान बचाई है कोविड-19 के दौरान, इसलिए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो, फॉर्मर केरला मिनिस्टर के शैलजा ऑनर्ड विद सीईयू। सीईयू का मतलब है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी अवार्ड, जिसका नाम दिया गया ओपन सोसाइटी प्राइज 2021। तो ये उनका फोटो आप यहां से देख सकते हैं, ताकि न्यूज को लंबे समय तक याद रख सकें। तो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है, लोगों की जान बचाई है, इसके बारे में थोड़ा सा आपने याद रखना है। और ये अवार्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो दिया जाता है। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है उस इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो काम किया हो, सोसाइटी के लिए जो है वो लोगों को आगे बढ़ाया हो। और ये अवार्ड जो है वो 1994 में बनाया गया था, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसको याद रखना
रखना है। और यूनाइटेड नेशन ने इनको जून 2020 में भी जो है वो ऑनर दिया था। क्या ऑनर दिया था इनको कि इनको यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के दिन जो है जो प्रोग्राम आयोजन किया गया उसमें इनको बोलने का मौका दिया गया, मतलब एक एड्रेस करने का जो है वो मौका दिया गया। और ये ओनली स्पीकर थी दोस्तों इंडिया से जिन्होंने इस सेशन को एड्रेस किया था और कोविड-19 मैनेजमेंट के बारे में बताया था जो केरला के अंदर उन्होंने किया। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, जितनी भी मैंने बताई हैं ये न्यूज को आपको लंबे समय तक रिटेन करने में हेल्प करेंगी। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस देख रहे हो दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबसे पहला नाम जो देख रहे हो रुमाना सहगल का, इनको रिसेंटली अवार्ड मिला है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। तो याद रखना है 2021 का नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, इनको अवार्ड मिला है जीडी बिरला साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड और ये 30th जीडी बिरला अवार्ड है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पहली इंडियन है जिन्होंने ये प्राइज जीता है और ये अवार्ड का नाम क्या है, शेख जायद बुक अवार्ड। याद रखना है शेख जायद बुक अवार्ड इन्होंने जीता है। तो सारे के सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु रिसीव्ड एनएसजी काउंटर आईईडी काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड। हिंदी में पढ़ लेते हैं, एनएसजी काउंटर आईईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 किसे मिला। तो दोस्तों इसको आसान करने के लिए क्वेश्चन को आपने याद क्या रखना है, काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 किसको मिला, सिर्फ ये याद कर लें। क्योंकि एनएसजी काउंटर आईईडी का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आईईडी का मतलब है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, मतलब जब कोई एक्सप्लोजिव अटैक होगा या आप कह सकते हो जब ब्लास्ट होगा तो उससे आपको कोई इफेक्ट ना हो, ऐसी कोई डिवाइस बनाई हो, तो मतलब उसके लिए अवार्ड दिया जा रहा है और ये दिया जा रहा है प्रोफेसर शैलेश गोनपाल को। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। जो प्रोफेसर शैलेश हैं जो आईआईटी रुड़की के अंदर जो हैं वो आप कह सकते हो प्रोफेसर हैं मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, और इनको ये अवार्ड दिया गया किस काम के लिए, इन्होंने एक हेलमेट बनाया। वो हेलमेट क्या था, अगर ब्लास्ट होगा तो एज सच इंजरी जो है वो हेड इंजरी जो है वो नहीं होगी, आपके सर पे जो है वो वार जो है वो नहीं होगा। ये दोस्तों उस हेलमेट की लुक है। ये आप किसी भी हेलमेट जो उनका आर्मी का हेलमेट होता है या मिलिट्री का हेलमेट होता है तो उसके साथ अटैच कर सकते हो। ये ब्लास्ट रेजिलियंट हेलमेट है, मतलब किसी भी ब्लास्ट को जो है वो मतलब आपकी हेड इंजरी जो है वो नहीं होने देगा। तो इतना कि याद रखना है, सिर्फ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड प्रोफेसर शैलेश गनपॉल को, और ये आईआईटी रुड़की के अंदर प्रोफेसर है मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। लेकिन फिर से दोस्तों यहां पे ऑप्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। लाइक आप देखोगे सबसे पहले है विश्वजीत चटर्जी, इनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, और ये मतलब वेटरन एक्टर तो रही हैं। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया किसकी तरफ से, आईएफआईआई की, मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की तरफ से ये अवार्ड दिया गया। डॉक्टर रघुराम पिल्लारी सेती, इनको मिला है मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन क्वीन एलिजाबेथ 2021 न्यू ईयर्स ऑनर्स लिस्ट, मतलब एक क्वीन एलिजाबेथ जो है वो न्यू ईयर की एक लिस्ट निकालते हैं जिसमें बड़े बड़े लोगों को सम्मानित किया जाता है, बड़े बड़े लोगों के नाम होते हैं उसमें, जिसमें इनका नाम था। तो मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर जो क्वीन एलिजाबेथ 2 की तरफ से लिस्ट निकालेगी, इनका नाम उसमें था। निखिल श्रीवास्तव, इनको मिला है 2021 का मिशेल एंड शीला हेल्ड प्राइज। याद रखना है मिशेल एंड शीला हेल्ड प्राइज, ये इन्होंने जीता था। तो फिर से सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु वन 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। तो आपको पता है फॉर्मूला 1 रेसिंग है, फ्रेंच कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ये फ्रांस में हुआ था, इसलिए 2021 का ये किसने जीता है दोस्तों, ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, डी होगा। आप यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन का फोटो देख सकते हो, और इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना लुइस हैमिल्टन लगाते हैं बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे, इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी तक जो है वो टोटल 7 रेसेस हो चुकी हैं 2021 के अंदर, जिसमें से 3 जो हैं वो मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं, 3 लुइस हैमिल्टन जीते हैं, और एक जो है वो सर्जियो भी जीत गए हैं, सर्जियो परेस, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैक्सिको। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, वो सर्जियो परेस ने ही दोस्तों जीती थी, वो भी आप याद रख सकते हो। लुइस हैमिल्टन 3 रेस जीत चुके हैं, मैक्स वर्स्टैपन भी इस साल की 3 रेस जो है वो जीत चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप देखोगे अजरबैजान की जो रेस है वो सर्जियो परेस ने जीती थी, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। और आप देखोगे बहरीन,
ग्रैंड प्रिक्स जो कि सबसे पहली ग्रैंड प्रिक्स थी। फिर एमिलिया रोमाग्ना जो कि इटली के अंदर हुई, ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। पोर्तुगल जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीती, स्पेन लुइस हैमिल्टन ने जीती, मोनाको मैक्स वर्स्टैपन ने जीती, फ्रांस मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। अदरवाइज मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वो रेसेस याद कर लो जो लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीती, लेकिन इस पर थोड़ा सा टाई हो रहा है, तो आगे जाके देखते हैं कि कौन सी रेसेस में क्या संभावना होगी। लेकिन एक बार तो आपको जो है वो याद करना पड़ेगा। आप लुइस हैमिल्टन वाली याद कर लें, बाकी जो है वो ना याद करें, या फिर लुइस हैमिल्टन वाली छोड़ दें, बाकी याद कर लें। लेकिन ये सर्जियो परेज वाली जो है वो जरूर याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैक्स वर्स्टैपन है दोस्तों, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। मैक्स वर्स्टैपन जो बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे इसी के साथ, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो ईरान और इजराइल, ये ऐसी दो कंट्रीज हैं जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर करते हैं, क्योंकि इसका चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन आने के। और आपको पता है ईरान और इजराइल में जो है वो डिस्प्यूट चल रहे थे, तो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन आपको ईरान का राष्ट्रपति रिसेंटली जो है वो बनेंगे, अभी मतलब उनका टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ। जो पुराने थे हसन रोहानी, ये तो फॉर्मर हैं दोस्तों, ये पुराने हैं जो अभी चल रहे हैं। लेकिन अभी इलेक्शन हुए तो उसमें कौन जीत गया है, उसमें जीत चुके हैं इब्राहिम राइसी। तो याद रखना आंसर डी होगा। फोटो आप यहां पे देख सकते हो इब्राहिम राइसी का। और खास बात क्या है इब्राहिम राइसी की, वो चीफ जस्टिस भी हैं दोस्तों ईरान के। मतलब ये एक नई बात है कि चीफ जस्टिस किसी कंट्री का, वो मतलब आप कह सकते हो कि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट भी जो है वो बन सकता है। तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ ईरान जो भी हैं, भी आजकल रिटायर भी नहीं हुए, तो वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। और ईरान जुडिशियल सिस्टम के अंदर काफ़ी अलग अलग पोजीशंस पे ये रह चुके हैं, जैसे डेप्टी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, तो काफ़ी पोजीशंस उनके पास रही हैं। और आप कह सकते हो कि ये ऐसे भी पहले ईरान के प्रेसिडेंट हैं जिनको यूएस गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी है। इवन अभी ये ऑफिस के अंदर एंटर भी नहीं किए हैं, मतलब यूएस इनको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो, लाइक आप देख रहे हो इसाक हरजोग, ये दोस्तों रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के अपॉइंट किए गए दोस्तों, ये किए गए हैं इजराइल के। तो याद रखना है किसके, इजराइल के। ऐसे ही नफ्ताली बेनेट, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनाए गए कौन सी कंट्री के, इजराइल के। और नफ्ताली की खासियत ये बात है कि इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को हराया है, और 12 साल का जो रूल था उनका इजराइल के ऊपर, उसको हटाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम कवर कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और गाइस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और साथ में आपने ज्वाइन नहीं किया चैनल को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड एज द मेंबर ऑफ ए हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रिकवरी एंड ग्रोथ फॉर्म्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। तो आपको पता है कि विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा एक जो ग्रुप है वो गठित किया गया, जिसका जो हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप होगा, मतलब उच्च स्तरीय सलाहकार समूह होगा, वो किस बारे में सलाह देगा, वो देगा कि किस तरह से हम जो हैं वो कोविड-19 के बाद या कोविड-19 के दौरान रिकवरी कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, और अच्छे से डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो हमने कुछ ही दिन पहले, लाइक 15 जून की वैसे ये न्यूज़ है, हमने 16 या 17 को इसको कवर किया होगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो एक ऐसा ग्रुप बनाने जा रहे हैं जो कि एडवाइस करेगा कि किस तरह से हमने रिकवरी करनी है। और इंडिया की तरफ से एक बंदे को उसका मेंबर बनाया गया, और वो कौन है, मोंटेग सिंह आलूवालिया। तो याद रखना है, मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने नाम सुना होगा। मोंटेग सिंह आलूवालिया दोस्तों डिप्टी चेयरमैन थे जब प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया था। मतलब ये डिप्टी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, या आप कह सकते हो फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे। तो आप देख सकते हो फॉर्मर प्लानिंग कमीशन डिप्टी चेयरमैन मोंटेग सिंह आलूवालिया, नेम्ड एज द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप। तो ये क्या काम करेगा हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप, ये रिकवरी और ग्रोथ के बारे में बताएगा कि कोविड-19 में हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज को, किस तरह से रिकवरी पाथ को, किस तरह से ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं। और इसमें जो एक्सपर्ट्स होंगे वो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर से बहुत ही ज्यादा बड़े रिसर्चर्स, गवर्नमेंट और सीनियर स्टाफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप और आईएमएफ, मतलब सब जगह से जो है वो इनको लिया जाएगा। और इनका मेन मकसद ये भी होगा कि कोविड-19 के दौरान जो नुकसान हुआ है उसको भी हम किस तरह से जो है वो रिकवर कर सकते हैं, और खास करके 2022 में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम यहां पे आ चुके हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक आ चुका है, एक आईएमएफ आ चुका है। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोस्तों इकट्ठे बने थे दोनों 1944 में। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा मिला के क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड एक जगह है
जहां पे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, इसलिए दोनों का हेडक्वार्टर दोस्तों सेम जगह पे है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। लेकिन पहले तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज भी सेम होती थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक की अब मेंबर कंट्रीज कितनी है 189, आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज कितनी है 190, क्योंकि रिसेंटली अंडोरा को क्या किया गया था इसके अंदर ऐड किया गया था। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड आर मालपास, लेकिन आईएमएफ की जो हेड हैं वो हैं क्रिस्टलिना। तो याद रखना है कौन है, क्रिस्टलिना। तो सारी चीजें मैंने यहां पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की भी आपको बता दी हैं, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। जैसे आप देख रहे हो यहां पे सबसे पहले अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को रिसेंटली बनाया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसका, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ऐसे राजेश बांसल, ये एसबीआई में क्वेश्चन आ सकता है आपको, सीईओ बनाए गए हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के जो चेयरमैन हैं दोस्तों वो कौन है, क्रिस गोपालकृष्णन। नीलेश शाह, ये रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट फंड जो हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। उसके हेड हैं दोस्तों, इसका मतलब आपने याद रखना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, तो उसके जो है वो ये क्या बनाए गए, हेड बनाए गए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं। तो याद रखना है दोस्तों, ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। इंडिया बिकेम द डैश लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीए इनफ्लोज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जो है किसकी तरफ से दी गई है, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो यूएनसीटीएडी की तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है। और इसके अंदर बताया गया है कि सबसे ज्यादा एफडीआई का इनफ्लो जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। लेकिन इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा है, इंडिया का स्थान इसमें कौन सा है, 5 नंबर पे है दोस्तों इंडिया। याद रखना है आपने, एफडीआई के इनफ्लो की बात करें, आउटफ्लो की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसा बाहर गया नहीं है, पैसा देश के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इंडिया 5वें स्थान पे है, और आपने एग्जैक्ट नंबर याद रखना है क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। $64 बिलियन की जो है वो एफडीआई इंडिया के अंदर आई है। और अगर 2019 की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें 51 बिलियन जो है वो आई थी। तो अगर आपको ग्रोथ भी पूछ लें तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 37% जो है वो पैसा इंक्रीज हुआ है एफडीआई के अंदर। तो इंडिया रिसीव्ड 64 बिलियन एफडीए इन 2020 और 5th लार्जेस्ट रिसिपिएंट रहा, क्योंकि पहले नंबर पे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। 156 बिलियन एफडीए जो है वो उन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट हुई है। और दूसरे नंबर पे जो है वो कौन सा कंट्री होगा, चाइना होगा। तीसरे पे जो है वो हांगकांग और चाइना, मतलब हांगकांग कह सकते हो आप, और दूसरे पे चाइना, पहले पे यूनाइटेड स्टेट, और इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा है, 5वां स्थान है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। इसी के साथ जो है वो आपने ये याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की 2020 की भी एक रिपोर्ट थी, जिसमें इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा था, 8वां था। तो मतलब ये चाहे मत याद करो, लेकिन आपको 5वां स्थान जो है वो बिल्कुल याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप इस चार्ट के अंदर भी देख सकते हो कि यूएस में सबसे ज्यादा एफडीआई आया, 156 बिलियन जो है वो एफडीआई आया, इंडिया में 64 बिलियन। ये फिगर जरूर याद रखनी है आपने। और अगर आप आउटफ्लो की बात करोगे, कितना बाहर गया है, तो इंडिया 18वें स्थान पे दोस्तों, 12 बिलियन पैसा जो है वो अलग अलग जगह पे हमने एज ए एफडीआई इन्वेस्ट किया है। और चाइना का 133 बिलियन है जो उन्होंने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया। तो इंडिया आउटफ्लो में 18वें स्थान पे है, चाइना पहले पे, इनफ्लो में यूएस पहले पे, और इंडिया का स्थान 5वें में है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जितनी मैंने बताई इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं याद करना, सिर्फ यही आपने याद करना है। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 5th एडिशन ऑफ वीवा टेक्नोलॉजी 2021 होस्टेड बाय विच कंट्री। चिरायु प्रौद्योगिकी 2021 का 5वां संस्करण किस देश द्वारा आयोजित किया गया। तो आपने याद रखना है, ये जो आप कह सकते हो वीवा टेक्नोलॉजी 2021 एक समिट है दोस्तों। ये बहुत बड़ी समिट है स्टार्टअप्स के लिए, नए उद्योगीकरण के लिए। तो नए उद्योग जो है वो इसमें आ सकते हैं, नए स्टार्टअप्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो इंडिया का भी रहा है, क्योंकि इंडिया में एफडी इनफ्लो जो है वो बड़ा है, आपको पता है। तो वीवा टेक्नोलॉजी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया की तरफ से एड्रेस भी किया है। इंडिया जो है वो ऐसे इनवाइटिंग गेस्ट था इसके अंदर, और इसमें
ये मीटिंग जो है वो कहाँ पे की गई? ये पेरिस के अंदर दोस्तों की गई है, मतलब आंसर हमारे पास क्या होगा? फ्रांस होगा। सी आंसर जो है वो यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको वर्चुअली एड्रेस किया 5th एडिशन ऑफ वीवा टेक प्लेटफॉर्म को। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये लार्जेस्ट डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट्स है यूरोप के अंदर, जो जिसमें बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी जो पार्टिसिपेट करती हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इसके अंदर इनवाइट किया गया था ताकि वो जो है वो अपना यहाँ पे उल्लेख कर सके कि किस तरह से इंडिया जो है वो डिजिटल और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसमें आप कह सकते हो अलग अलग तरह की कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, मीडिया ग्रुप जो है वो शामिल हुए और इसका आयोजन सबसे पहली बार जो है वो 2016 में किया गया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया कि इंडिया और फ्रांस ऑलरेडी जो है वो टेक्नोलॉजी और डिजिटल नेटवर्क के ऊपर जो है वो काम कर रहा है और ऑलरेडी उन्होंने बहुत सी चीजें इस्टेब्लिश भी की हैं, जैसे कि इन्फोसिस जो है वो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसी मौके पे दो प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए गए स्टूडेंट्स के लिए। एक स्वयं का मतलब है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पिरिंग माइंड्स, और एक है दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये दोनों प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनको डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से मिल सके। और उन्होंने ये भी बताया कि कोविड-19 को मैनेज करने के लिए इंडिया ने टेक्नोलॉजी का यूज किया, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो इंडिया ने बनाई, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने देखा कि कोविड-19 को ट्रैक कर सकते हैं पेशेंट्स। और दूसरा कोविन एप्लीकेशन को जनरेट किया, पोर्टल जनरेट किया, ताकि मास वैक्सीनेशन को हम जो है वो पूरा कर सके। ये सारी चीजें मोदी जी ने हाईलाइट की कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। क्वेश्चन यहां तक इंपॉर्टेंट है कि वीवा टेक्नोलॉजी 2021 क्या है और ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, और बाकी ऑप्शंस यहां पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सारी किसी ना किसी तरह से इस साल इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम दो चीजों के लिए याद रखना है, एक तो G7 की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम कर रहा है, जिसकी अभी लीडर समिट जो है वो हुई थी। और दूसरी बात आपने याद रखना है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये COP26 के नाम से फेमस है। ये इस बार कहां पे होनी है? यूनाइटेड किंगडम में। एग्जैक्ट जगह है ग्लासगो, स्कॉटलैंड के अंदर। इटली दोस्तों G20 की अध्यक्षता कर रहा है 2021 की। ब्रुनई एशियान की अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों, एशियान 2021 की अध्यक्षता ब्रुनई कर रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहा है? ब्रिक्स की इंडिया कर रहा है दोस्तों। तो ये सारी की सारी आपने याद रखनी है जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच बैंक has entered into MOU with the National Small Industries Corporation Limited to support MSMEs। तो जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, उन्होंने रिसेंटली एक जो है वो प्रोग्राम चलाया था, जिसके तहत वो अलग अलग बैंक और अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करेंगे, मतलब प्राइवेट बैंक्स के साथ टाई अप करेंगे, ताकि वो MSMEs को लोन जो है वो क्या कर सकें? प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बैंक तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये एक बैंक के साथ टाई अप नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके और भी बैंक जो है इसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है वो टाई अप किया है, ताकि लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो है वो अलग अलग जगह पे लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया NSIC के साथ, ताकि MSMEs को क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सके। और इस प्रोग्राम का नाम है NSIC बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम। मतलब इसमें होगा क्या कि जो क्रेडिट है, जो पैसा है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो सर्विसेज जो हैं, लाइक लोगों को जोड़ना, लोगों को लेके आना, या फिर आप कह सकते हो लोग एक जगह पे जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो कौन करेगा? NSIC करेगा, मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन करेगा। इसमें वो अलग अलग तरह की सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आप कह सकते हो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से जो है वो लोन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करना है, वो कर देगा। डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट कर देगा, आपको सहायता करेगा कि आपको कम इंटरेस्ट पे जो है वो लोन मिल सके। आपको कौन सी स्कीम में जो है वो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, वो आपको बताएगा। कोई फीस इसकी नहीं लगेगी जब ये NSIC जो है वो आपका इस लोन के माध्यम से जो है वो आपको पूरा का पूरा काम करेगा। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा याद रख लेना है। और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो है वो अलग अलग तरह की सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपने याद रखना है, जो भी चीजें मैंने बताई हैं। लेकिन इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो बनाया गया था 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके MD और CEO राज किरण है। कौन है? राज किरण। और इसमें आप अगर थोड़ा सा याद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं सिर्फ, तो वो आप नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा? न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा। इसके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब CMD कौन है? इसके विजेंद्र हैं, विजेंद्र। तो बस इतना की पढ़ लें बस, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा जो है वो आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का याद रखना है।
नेक्स्ट आते हैं, विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द 3 डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज। तो यार यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, हो भी ब्रिक्स की रही है, तो आपको पता है होस्ट तो इंडिया ही करेगा। इंडिया की कौन सी कॉलेज या कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो इस 3 दिन की लॉन्ग कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा, जिसका मेन थीम जो है वो दोस्तों क्या है, मेन विषय जो है वो क्या है, वो है कि हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर काम करना है, हमने जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करना है। इसलिए जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया स्पेशली, क्योंकि जो थीम था वो किसके ऊपर था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और ये दोस्तों होस्ट किया आईआईटी बॉम्बे ने। तो आप यहां पे देख सकते हो आईआईटी बॉम्बे ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया जो कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज के बारे में थी। और आप यहां पे नितिन जयराम गडकरी जी को भी देख सकते हो। और थीम था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब है ई मोबिलिटी, मतलब हमने जो आप कह सकते हो कि लिथियम आयन बैटरीज को बूस्ट करना है, हाइब्रिड व्हीकल्स बनाने हैं, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को यूज करना है, मतलब किसी ना किसी तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो बढ़ा सके इंडिया के अंदर। और 5 ब्रिक्स नेशन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने डिस्कस किया है कि हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर काम करेंगे। और इंडिया ने ऑलरेडी कह दिया कि फेम स्कीम के तहत, फेम का मतलब है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, किस तरह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि जितने भी व्हीकल्स इंडिया के अंदर 2030 में होंगे उसमें 30% व्हीकल जो हैं वो ई व्हीकल के होंगे, तो मतलब ई व्हीकल होंगे वो। और कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग भी 6 जुलाई को होगी, जो कि बाय डिफॉल्ट इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल जी हैं वो इसको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। तो इस चीज़ को याद रखना है कि किसके बारे में ये मीटिंग हुई है, क्या इसके अंदर डिस्कस हुआ है, ये सारी चीज़ें आप इसमें याद रखोगे। और आपको पता है कि 2021 की चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया के पास है, और सबसे पहली ब्रिक्स जो है वो दोस्तों 2009 में हुई थी, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, रशिया ने उसको होस्ट किया था। और ब्रिक्स बैंक भी है एक, जिसको आप न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हो। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, शंघाई के अंदर, चाइना के अंदर। तो ये सारी चीजों के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, इसके साथ आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। इस बार आपने यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स का नाम बताना है जिसने इंडिया के साथ, इंडियन नेवी के साथ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की है, और उसका नाम क्या है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन नेवफोर। मतलब आप नाम से देख सकते हो, ईयू, यूरोपियन यूनियन, ईयू हो गया, और नेवल फोर्स का मतलब NAVFOR हो गया। तो आप आइडिया भी लगा सकते हो कि आराम से आंसर क्या होगा। तो ये इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवल फोर्स के बीच में सबसे पहली बार जो है वो ऐसी एक्सरसाइज हुई है, लेकिन ये हुई कहां पे है, गल्फ ऑफ एडन के पास हुई है। तो किसी भी एक्सरसाइज का दोस्तों मेन उद्देश्य क्या होता है कि मतलब हम आपस में स्ट्रांग रह सकें, हम ये देख सकें कि कहां पे कमियां हैं उसको दूर किया जा सके। मतलब मेन मकसद यही है कि वॉर फाइटिंग स्किल्स को देखा जा सके, लड़ने की कला को जो है प्रमोट किया जा सके, पीस जो है वो प्रमोट कर सके, सिक्योरिटी प्रमोट कर सकें, और नेवी के सेक्टर में हम जो है वो आगे बढ़ सकें, और आपस में इंफॉर्मेशन भी जो है वो दोनों शेयर कर सके। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो आपस में यहां पे शेयर करेगा, और इंडियन ओशन रीजन में खास करके हमने उसको मजबूत करना है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद करें, EU NAVFOR मतलब यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, इसको आप कह सकते हो, इसको ऑपरेशन अटलांटा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो। ऑपरेशन, कलर चेंज कर लेते हैं, ऑपरेशन अटलांटा, तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन इसमें ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप एक्सरसाइजेज देख रहे हो, जैसे कि सबसे पहले देख रहे हो सी विजिल 21। सी विजिल 21 दोस्तों रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई थी, लेकिन ये किसी कंट्री के साथ नहीं, ये इंडियन नेवी, आप कह सकते हो कोस्ट गार्ड और भी मैरीटाइम एजेंसीज लाइक इंडियन नेवी, उनके साथ मिलकर जो है इस एक्सरसाइज को किया गया। मतलब ये किसी कंट्री के साथ नहीं, इंडियन जो आप कह सकते हो वाटर बॉडीज प्रोटेक्ट करती हैं, उन बॉडीज के साथ इसको किया गया। नेक्स्ट है एम्पहेक्स 21। ये एक्सरसाइज 3 यूनिट्स के बीच में हुई है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज। फिर से ये किसी कंट्री के साथ नहीं हुई, ये जो है वो हमारी अपनी एक्सरसाइज थी, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर इस एक्सरसाइज को किया गया। ट्रॉपिक्स 21 फिर से ये इंडियन एक्सरसाइज 4 यूनिट्स के बीच में थी, इंडियन नेवी थी, आर्मी थी, एयरफोर्स थी, और इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसमें शामिल था, और ये दोस्तों इंडियन ओशन के अंदर हुई है एक्सरसाइज। तो सारी ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको EU NAVFOR के साथ इस आंसर के साथ छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। तो मतलब ये तो यार सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि 21 जून को हर साल मनाया जाता है। 2015 में सबसे पहली बार इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था, क्योंकि इंडिया का प्रपोजल था, उसको एक्सेप्ट किया गया, ज्यादातर कंट्रीज ने वोटिंग की और उसमें हाँ का निर्णय जो है वो लिया गया, और 2015 में फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया। और इस साल का जो थीम है दोस्तों वो क्या है? योगा फॉर वेलबींग। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो 21 जून 2021 इंटरनेशनल योगा डे। और फर्स्ट आपको बता चुका हूं 2015 में बनाया गया था। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि इस साल मोदी जी ने एम योगा एप्लीकेशन को भी जो है वो क्या किया है? लॉन्च किया है। मतलब ये एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन आप कह सकते हो जो उनकी तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसमें योगा के बारे में टेक्निक्स तो सिखाई जाएंगी, लेकिन साथ में इसके अंदर वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी योगा ट्रेनिंग से लेके, ताकि अलग अलग लैंग्वेज में लोग इसको अलग अलग वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वहां पे बैठ के इसको सीख सकें। और इवन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, उन्होंने भी एक एड्रेस किया है सेशन को, जिसका नाम है ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2021, उसको एड्रेस भी किया है। और इवन इंडिया पोस्ट ऑफिस ने एक स्पेशल जो है वो कैंसिलेशन स्टैंप जो है वो इशू की है 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और याद रखना है 2021 का जो इंटरनेशनल डे है जो 7th इंटरनेशनल योगा डे है। और दोस्तों इस पूरे योगा का मैसेज क्या है? थीम नहीं बता रहा, मैसेज बता रहा हूं। मैसेज क्या है? बी विद योगा, बी एट होम। एक तो कोविड से बचे रहे, घर पे रहें और योगा करते रहें, मतलब ये इस साल का मैसेज है 2021 का। लेकिन थीम अलग है। थीम क्या है? योगा फॉर वेलबींग। और आपने याद रखना है, ये तो मैसेज हो गया दोस्तों, योगा फॉर बी विद योगा एंड बी एट होम, ये तो हमारे पास क्या हो गया? मैसेज हो गया। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये दोस्तों लास्ट ईयर का हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल योगा डे का थीम है 2020 का। क्लाइमेट एक्शन 2019 का थीम है। तो 2019 का मत याद करें, 2020 और 21 का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड स्कीम फॉर कोविड-19 ऑर्फन चिल्ड्रन आशीर्वाद? तो एक नई तरीके की स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है, जिसका नाम क्या है? आशीर्वाद स्कीम। और ये दोस्तों जो बच्चे जिनके मदर फादर की डेथ हो चुकी है या एक पेरेंट की डेथ हो चुकी है, उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो है वो स्टेट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? ओडिशा। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं नवीन पटनायक जी की, उन्होंने आशीर्वाद स्कीम को लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके तहत क्या होगा कि 2500 रुपीज पर मंथ जो है वो हर बच्चे को दिए जाएंगे जिनके पेरेंट्स की जो है वो डेथ हो चुकी है। चाहे आप कह सकते हो सिंगल पेरेंट की डेथ हुई है, चाहे मतलब मदर फादर दोनों की डेथ हो गई है, तो उनको जो है 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और वो ट्रांसफर किए जाएंगे अकाउंट में। अगर एक पेरेंट्स की डेथ हुई है तो मतलब जो पेरेंट्स रह गए हैं उनके अकाउंट में जाएगा, या फिर जो उनका केयर टेकर है उनके अकाउंट में जाएगा। जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तब तक जो है वो जाता रहेगा। फिर दोस्तों ये यहां तक हो चुका है। 1000 रुपए जो है वो हर महीने दिए जाएंगे उन बच्चों को जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में गए हैं, मतलब उनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है और उनका कोई गार्डियन नहीं है, तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में उनको भेज दिया गया, कोई केयर टेक करनी है, तो उनको 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके साथ 2500 के बजाय 3500 रुपया उनको दिया जाएगा जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते हैं। लेकिन एक खास बात क्या है कि ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। और इवन अगर किसी बच्चे के एक पेरेंट की डेथ हो जाती है और फिर उनको 1500 रुपए महीना जो है वो उनके अकाउंट में जाया करेंगे, और ये भी 18 साल के तब तक नहीं हो जाते तब तक जाया करेंगे। तो मतलब ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो मतलब कैसे कैसे ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अडॉप्टेड चाइल्ड को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इवन जो बच्चे हैं या माता हैं, अगर मदर है, विडो है, तो उनको विडो पेंशन भी दिया जाया करेगी, जो कि ओडिशा की ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है मधु बाबू पेंशन योजना स्कीम, उसके तहत मिला करेगी। और बच्चे को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, फूड सिक्योरिटी मिलेगी। ये सारी चीजों को निश्चित किया गया है। और दोस्तों आपने एक बात और याद रखनी है, ओडिशा के गवर्नर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो आपको पता है नवीन पटनायक जी हैं, गवर्नर जो हैं वो कौन है? गणेशी लाल हैं, गणेशी लाल। और 2 नेशनल पार्क्स, एक तो बीतरकनिका जो कि बहुत ही फेमस है बीतरकनिका नेशनल पार्क, और एक सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एक नेशनल पार्क भी और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोट ए बुक द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर? एक मां होने के 7 पाप पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना है दोस्तों, ये बुक लिखी है तेहारा कश्यप खुराना। आपने आयुष्मान खुराना का नाम सुना होगा, उनकी वाइफ है तेहारा कश्यप खुराना, उन्होंने इस बुक को लिखा है। मतलब उन्होंने मदरहुड के बारे में बताया कि क्या क्या कुर्बानियां जो हैं वो करनी पड़ती हैं। और आपको पता ही है कि यार मतलब एज ए वुमेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बच्चे को संभालना, और उनकी कुर्बानियां जो उन्होंने की हैं, जॉब को छोड़ा, या आप कह सकते हो कि जॉब के साथ साथ बच्चे को संभाला, या और बहुत सी चीज़ें उन्होंने छोड़ी सिर्फ बच्चे को टेक केयर करने के लिए,
और उसके बारे में जो है इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। तो याद रखना है ताहिरा कश्यप खुराना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ताहिरा कश्यप का चेहरा और 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। तो इससे आपको थोड़ा सा न्यूज़ जो है वो लंबे समय तक याद रहेगा। और आयुष्मान खुराना से भी जो है वो आप क्या सकते हो, इसको याद कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब इस बुक को याद रखना है। और ये उनकी 5वीं बुक है ओवरऑल और सेकंड बुक है जो उन्होंने ड्यूरिंग दिस कोविड-19 लिखा है। इससे पहले उन्होंने लॉकडाउन के दौरान एक बुक लिखी थी 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन, तो वो एक बुक लिखी थी। उन्होंने और भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं, लेकिन सिर्फ आपने ये वाली जो है वो सबसे पहले याद रखनी है। यहाँ पे ऑप्शंस आप और भी देख रहे हो, लाइक आपको रोमिला थापर दिख रहा है जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर हैं, और उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गेजिंग ईस्टवर्ड्स। गेजिंग ईस्टवर्ड्स ये बुक दोस्तों बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना 1957 उस टाइम पीरियड के दौरान लिखी गई है। विदु विनोद चोपड़ा जो कि बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा, वो इन्होंने डिस्कस किया है। जेके रॉलिंग बहुत ही फेमस ऑथर हैं, नाम से पता है, उन्होंने एक बुक लिखी द क्रिसमस पिग, रिसेंटली जो लिखी है द क्रिसमस पिग। तो ये सारी बुक्स आप याद रख सकते हो ताहिरा के साथ। लेकिन अगला क्वेश्चन हम करेंगे पिक्चर के साथ। पंजाब स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस मिनिस्टर राणा गुरमीत सिंह सोढी, वैसे याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन पंजाब से बिलोंग करते हो तो जरूर आपने राणा गुरमीत सिंह सोढी का नाम याद रखना है। उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है खेडो पंजाब। खेडो मतलब प्ले, तो इन पंजाबी इट इज नोन एज खेडो। इट इज टू मेक द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड ऑल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब अवेलेबल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं स्पोर्ट्स के, जितने भी अलग अलग उनके ऑफिस बने वो सारे एक जगह पे आ जाए, और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उस स्टेट के वो भी एक जगह पे जो है वो शामिल हो जाएं। और खेडो पंजाब जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की पंजाब की पहली एप्लीकेशन है जो उन्होंने यहाँ पे लॉन्च की है। तो याद रखना है दोस्तों, पहली एप्लीकेशन जो उन्होंने लॉन्च की है। और इसमें होगा क्या, खेडो पंजाब जो है वो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं और जितने भी प्लेयर्स हैं वो ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने गोल जो है वो चुन सकते हैं इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल पे। इवन आप ये भी कह सकते हो कि उनको इस एप्लीकेशन पे ये देखना आसान हो जाएगा कि कौन सा कोचिंग सेंटर उनके नज़दीक है, उनकी गेम के अकॉर्डिंग उसको लोकेट कर सकते हैं किसी भी रीजन में पंजाब के अंदर। और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो उनको फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव भी जो है वो कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और 2022 में इलेक्शन भी है पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर भी इलेक्शन है। कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है दोस्तों, और गवर्नर वीपी सिंह बदनौर है, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, देखते जरूर और लाइक भी जरूर कर दिया करो। और पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोग्राफी क्या होता है। हाइड्रोग्राफी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें ये मेजर किया जाता है या डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि ओशन कितने बड़े हैं, कौन कौन से ओशन हैं, समुद्र कैसे हैं, कोस्टल एरियाज जो पानी के साथ एरिया लग रहे हैं वो कौन से हैं, कितने गहरे हैं, कितना है, लेक कौन सी है, रिवर कौन सी है, गहरी कितनी है, कितनी लंबाई है, उसकी प्रेडिक्शन की जाती है कि टाइम के अकॉर्डिंग ये कितनी चेंज हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफी। और विश्व भर में ये दिन जो है वो मनाया जाता है। कौन से दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को। और उन लोगों को खास करके सम्मानित करता है जो एज ए आप इन सारी चीजों को मापने का काम करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में जागरूक करते हैं। तो आप देख सकते हो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों 1921 में बनाई गई थी, तो 100 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए इसका थीम क्या रखा गया, 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द हाइड्रोग्राफी। तो ये 3-4 चीजें आपने याद रखनी है, इसके बारे में कुछ और याद नहीं रखना। और 21 जून को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 21 जून को इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी जिसका नाम क्या था, IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा, मोनाको में मिलेगा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको मिलेगा। और 21 जून को ही दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, उसी दिन वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। तो याद कर सकते हो कि म्यूजिक सुनते सुनते योगा करेंगे, तो इसका मतलब वर्ल्ड म्यूजिक डे भी आपको जो है वो याद रह सकता है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में बहुत ही सिंपल है कि ये म्यूजिशियन को ऑनर करता है और पूरे ग्लोब लेवल पे सिंगर्स को जो है वो क्या करता है, सम्मानित करता है। तो ये आप थोड़ा सा जो है वो पढ़ सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। तो मतलब ये 20 जून को जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। क्योंकि रेफ्यूजी का मतलब है कि यार आप किसी और कंट्री में हो लेकिन आपको जो है वो सिटीजनशिप नहीं मिल रही, आप उस कंट्री के अंदर एज ए रेफ्यूजी रह रहे हो। तो मतलब
फिर उन्होंने कहा है इसके अंदर स्पेशली ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि जो रेफ्यूजीज हैं उनको भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल सके, एजुकेशन मिल सके, स्पोर्ट्स के अंदर वो भी पार्टिसिपेट कर सकें, उनकी इंक्लूजन के बारे में यह दिन मनाया जाता है। तो याद रखना है। और इसका थीम क्या है? टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। हम उभरेंगे, इकट्ठे होकर सीखेंगे और जो है वो दोबारा से शाइन करेंगे। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन। कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा उससे। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? जिनेवा के अंदर मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली रेफ्यूजीज के राइट्स के लिए बनाई गई थी और इसको बनाया गया था 1950 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें आपको पहला पॉइंट दिखेगा यहां पे, चाइना लॉन्चेस शेंझोउ 12 ह्यूमन स्पेस मिशन विद 3 एस्ट्रोनॉट्स। तो ये 11 में से एक मिशन है जो चाइना अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए जो है वो लॉन्च कर रहा है। 2022 तक जो है वो तायान हाउ नाम से जो है वो एक स्पेस स्टेशन बना लिया जाएगा चाइना की तरफ से। तो 2024 के बाद सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन होगा पूरी स्पेस के अंदर जो कि किसी कंट्री से बिलोंग करता होगा, वो होगा चाइना का। इंडिया स्पेंट 2386 मतलब ऑलमोस्ट 2300 करोड़ ऑन ओरल कैंसर ट्रीटमेंट इन 2020। ये टाटा का पहला सर्वे जो है वो यहां पे लॉन्च किया गया। और ये दोस्तों टाटा का सर्वे था कि इंडिया ने कितना पैसा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया है, ओरल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया है, मतलब जो माउथ के अंदर कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो खर्च किया। तो 2300 करोड़ मतलब 2300 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। तो टाटा मेमोरियल सेंटर जो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो सिर्फ एक सर्वे है। चेस में इंडिया के डी गुकेश जो हैं वो गेलफैंड चैलेंज को जीत चुके हैं। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने याद रखना है गेलफैंड चैलेंज। और इसमें $15,000 की राशि इन्होंने जीत ली है। ये इन्होंने पूरा का पूरा टाइटल जीता। सिर्फ ये याद रखना है डी गुकेश कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कौन सा चैलेंज जीता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेग्रेक्टस और स्टाइग्रेक्टस, किसी भी तरह से नाम ले सकते हो जिस तरह से भी आपको सही लगता है। स्टाइग्रेक्टस केरलानेसिस, न्यूली डिस्कवर्ड टार्डिग्रेड स्पीशीज नेम्ड आफ्टर केरला। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि केरला के नाम से ये मतलब स्पीशीज का नाम रखा गया है, जिसको टार्डिग्रेड स्पीशीज भी कहा जाता है। टार्डिग्रेड मतलब जो वाटर बियर्स होते हैं, जो पानी के छोटे छोटे जीव होते हैं, तो उसको कहा गया है दैट इज टार्डिग्रेड। ये इतने छोटे होते हैं दोस्तों कि इनको मतलब आप कह सकते हो माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है इनके ऊपर स्टडी करनी पड़ती है। और इनकी एक स्पीशीज जो है वो केरला के अंदर ढूंढी गई, इसलिए इसका नाम रखा गया स्टाइग्रेक्टस केरलानेसिस। सिर्फ इतना याद रखना है, केरला में ढूंढी गई है। नेक्स्ट आते हैं DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के जो सेक्रेटरी हैं गुरु प्रसाद मोहापात्रा जी, उनका देहांत हो गया रिसेंटली। सिर्फ नाम याद रखना है। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? ओडिशा। लेकिन ये IAS ऑफिसर थे, 1986 बैच के, गुजरात कैडर इनको मिला हुआ था। नेक्स्ट सेबी ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है अपने एक पैनल जो कि टेक ओवर पैनल के नाम से जाना गया है, और उसमें N वेंकटरमन को एक नया मेंबर बनाया गया है। लेकिन इसमें बहुत ही कम चांस है कि आपको कोई मेंबर पूछ लिया जाए। इसमें आपको चेयरमैन पूछा जा सकता है, और चेयरमैन कौन है? जस्टिस N.K. सोडी। जस्टिस N.K. सोडी ये टेक ओवर पैनल के जो हैं वो क्या हैं? चेयरमैन हैं। टेक ओवर पैनल का काम क्या है कि ये देखता है कि कौन सी कंपनीज को एग्जाम्पशन मिलेगी जब उन्होंने किसी और कंपनी को टेक ओवर करना होता है माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के बेसिस पे, या जब भी उन्होंने टेक ओवर करना, तो उसके बारे में सुजेशन देगा। तो सेबी के बारे में याद रखना है, 1988 में इसको बनाया गया था, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में बना। स्टैट्यूटरी का मतलब इसका एक्ट बन गया, और इसके हेड कौन है? अजय त्यागी जी हैं, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 20 और 21 जून 2021 का क्वेश्चन क्या था? वट डू वी कॉल द टाइप ऑफ बैंकिंग? उस बैंकिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है जिसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की बैंकिंग को दोस्तों हम क्या कहते हैं? शैडो बैंकिंग कहते हैं, कि बैंक की तरह वो भी जो है वो क्या कर रहे हैं? सारी सर्विसेज जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि शैडो बैंकिंग बेसिकली होती क्या है। ये तो आपको यहां से भी क्लियर हो रहा है कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम की तरह जो है वो काम करते हैं, सारी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन इनमें और जो मेन बैंक्स हैं उनमें थोड़ा सा जो है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। जैसे शैडो बैंक जो है वो पैसा जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते कमर्शियल बैंक की तरह। जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं? रेगुलेट होते हैं बहुत ज्यादा टाइटली, लेकिन शैडो बैंक्स को कोई रेगुलेट करने वाला नहीं होता। उनकी ट्रांसपेरेंसी जो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी बैंक्स की होती है, इसलिए रिस्क फैक्टर जो है वो शैडो बैंक
बैंकिंग में ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, शैडो बैंकिंग। तो ये बैंकिंग एक टाइप होगी। क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं, फिर एक बैंकिंग की टाइप कर रहे हैं। व्हाट डू वी कॉल द बैंकिंग ओरिएंटेड टूवर्ड्स मास वेलफेयर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द पुअर। जब मास वेलफेयर मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, या पुअर लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो उसको हम कौन सी बैंकिंग का दर्जा देंगे। तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच को बढ़ाना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक जरूर करें जितने भी बच्चे वीडियो को देखेंगे। और दोस्तों बेल बटन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम चाहिए। ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, इसी तरह से पीडीएफ से पढ़ते रहोगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग होगा और वो 90 से 95% करंट अफेयर कवर कर लोगे जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। और दोस्तों आप पीडीएफ को सब्सक्राइब कर सकते हो 1 साल या 2 साल के लिए हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, और आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर इस कोड का यूज करेंगे। और दोस्तों अपने लाइफ को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहेंगे, खुश रहोगे तो आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। और कोविड से बच के रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केसेस कम हो गए तो अब मतलब आप खुल के जो है वो करना स्टार्ट कर दो, नाच गाना करना स्टार्ट कर दो और अपने एग्जाम को भूल जाओ। ऐसा नहीं करना, वैसे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को फॉलो करोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।